सत्ता भी सपनों में है, लेकिन लड़ाई ऐसे लड़ी जा रही है जैसे शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त यही सबसे बड़ा तमाशा देखने को मिल रहा है। सत्ता अभी दूर है, चुनाव अभी बाकी है, जनता ने अभी किसी को मौका नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसे भिड़ी हुई है जैसे सरकार बन चुकी हो और बस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना बाकी रह गया हो। हैरानी की बात यह है कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो रही, लड़ाई इस बात पर भी नहीं हो रही कि जनता का भरोसा कैसे जीता जाए। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई या किसानों के मुद्दों पर कौन ज्यादा मजबूत विपक्ष साबित होगा। असली जंग तो इस बात की है कि मुस्लिम राजनीति का सबसे बड़ा ठेकेदार कौन है। यानी पहले यह तय होगा कि मुसलमानों का असली प्रतिनिधि कौन है, उसके बाद भाजपा से मुकाबले की रणनीति बनाई जाएगी। राजनीति कभी कभी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है कि जनता का मुद्दा पीछे छूट जाता है और वोट बैंक सबसे बड़ा एजेंडा बन जाता है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद का बयान आया। उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव किसी भ्रम में ना रहे। अगर आज देश में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कोई है तो वो राहुल गांधी है। यह बयान आते ही समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल मच गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोट को लेकर सबसे बड़ा दावा हमेशा समाजवादी पार्टी करती रही है। कांग्रेस के नेता ये समझने में लगे हैं कि समाजवादी पार्टी की आज जो राजनीतिक ताकत दिखाई देती है उसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान है। उनका तर्क है कि 2014 में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़कर 5 सीटों तक सिमट गई। 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया, तब भी उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं हुआ, लेकिन जब कांग्रेस के साथ तालमेल हुआ तो समाजवादी पार्टी 37 सीटों तक पहुंच गई। इसलिए कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि समाजवादी पार्टी जितनी मजबूत दिख रही है उसके पीछे हमारी बड़ी भूमिका है। उधर समाजवादी पार्टी के नेता बिल्कुल उल्टा हिसाब किताब पेश करते हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन लगभग खत्म हो चुका है। एक समय ऐसा आ गया था जब कांग्रेस एक सीट पर सिमट गई थी। अगर समाजवादी पार्टी साथ ना आती तो कांग्रेस की राजनीतिक मौजूदगी और भी कमजोर हो जाती। इसलिए अगर किसी ने किसी को सहारा दिया है तो वो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दिया। यानी दोनों दल एक दूसरे को बैसाखी बताते हैं, लेकिन खुद को मजबूत खिलाड़ी साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। असल सवाल यह है कि आखिर यह बहस किस लिए हो रही है? क्या यह इस बात पर हो रही है कि जनता को बेहतर विकल्प कैसे दिया जाए? नहीं। क्या यह इस बात पर हो रही है कि भाजपा के खिलाफ संयुक्त रणनीति क्या होगी? नहीं। पूरी बहस इस बात पर अटक गई है कि मुसलमानों का भरोसा किसके साथ है, मुस्लिम वोट किसकी जेब में जाएगा और मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा कौन बनेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी बहस में हिंदू मतदाता लगभग गायब है। दोनों दलों की राजनीति का केंद्र मुस्लिम वोट दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे चुनाव में जीत का एकमात्र रास्ता वही हो, लेकिन राजनीति केवल चाहने से नहीं चलती, जमीन की हकीकत भी देखनी पड़ती है। अगर उत्तर प्रदेश के पिछले 3 दशकों का राजनीतिक इतिहास उठाकर देखें तो एक बात साफ नजर आती है कि समाजवादी पार्टी बनने के बाद मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा झुकाव उसी की तरफ रहा। 1992 में पार्टी बनने के बाद से लेकर अब तक ज्यादातर चुनावों में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई दिया। बीच में सिर्फ एक बड़ा अपवाद आया और वो था 2009 का लोकसभा चुनाव। उस समय मुलायम सिंह यादव ने पिछड़े वर्गों को जोड़ने की रणनीति के तहत कल्याण सिंह को अपने साथ ले लिया। कल्याण सिंह पहले भाजपा के बड़े नेता रहे थे और बाबरी मस्जिद प्रकरण के कारण मुस्लिम समाज में उनकी छवि अलग तरह की थी। जैसे ही ये राजनीतिक समीकरण बना, मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग में नाराजगी फैल गई। लोगों ने सवाल उठाया कि जिस नेता को बाबरी मस्जिद गिराने जाने की घटना से जोड़कर देखा जाता है, उसके साथ खड़े होकर समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट की उम्मीद कैसे कर सकती है। यही नाराजगी कांग्रेस के लिए अवसर बन गई। लेकिन केवल यही वजह नहीं थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, सत्ता दिल्ली में थी, संसाधन भी थे। सरकारी योजनाओं और अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी कोशिश की। उस दौर में कांग्रेस को लगा कि उत्तर प्रदेश में वो दोबारा अपनी खोई जमीन वापस पा सकती है। उस समय भाजपा भी आज जैसी मजबूत स्थिति में नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं के सामने समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस ही सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभरी।
इसका फायदा कांग्रेस को मिला, लेकिन वो दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। समय बदला, राजनीति बदली और उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित भी बदल गया। आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज कांग्रेस के पास ना वैसा संगठन है, ना वैसी जमीनी ताकत और ना ही वैसी चुनावी पकड़। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाता भी यही समझता है कि विधानसभा और लोकसभा में उसके जितने भी प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी की रही है। अगर वही पार्टी कमजोर हो गई तो उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कमजोर हो जाएगा। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी को यह डर नहीं है कि मुस्लिम वोट पूरी तरह कांग्रेस के साथ जाएगा। उसे डर किसी और बात का है और वही डर आगे की पूरी राजनीति तय करने वाला है। समाजवादी पार्टी की असली चिंता यह नहीं कि मुसलमान अचानक कांग्रेस के साथ चले जाएं। असली चिंता यह है कि अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोटों में बिखराव हो सकता है और राजनीति में कई बार हार वोट कम मिलने से नहीं, वोट बढ़ जाने से होती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव गठबंधन को मजबूरी भी मानते हैं और जरूरत भी। उन्हें मालूम है कि अगर विपक्षी वोट कई हिस्सों में बंट गया तो फायदा सीधे भाजपा को होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अच्छे से समझती है कि उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का मतलब क्या हो सकता है। पार्टी के पास बड़े बड़े नेता जरूर है, बयान देने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन बूथ स्तर पर संगठन कितना मजबूत है यह किसी से छिपा नहीं है। यानी दोनों दल एक दूसरे को कमजोर बताते हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि अकेले मैदान में उतरना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि एक तरफ मंचों पर बयानबाजी चल रही है, दूसरी तरफ अंदर खाने गठबंधन की बातचीत भी जारी है। बाहर तलवारें खिंची हुई दिखाई देती है, अंदर सीटों का गणित बैठाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है तो उसे कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसका पहला कारण उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि दिल्ली है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के पास अच्छी खासी संख्या है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उसकी गूंज उतनी नहीं सुनाई देती। संसद में मौजूदगी और राष्ट्रीय प्रभाव दोनों अलग अलग बातें होती हैं। केवल सांसदों की संख्या बढ़ जाने से कोई दल अपने आप राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र नहीं बन जाता। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चा में बने रहना है तो कांग्रेस जैसे बड़े दल के साथ चलना राजनीतिक रूप से फायदे का सौदा हो सकता है। कांग्रेस के साथ मंच साझा करने से राष्ट्रीय विपक्ष की तस्वीर में जगह मिलती है, मीडिया का ध्यान मिलता है और भाजपा के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन दिखाई देने का अवसर भी मिलता है। अब कांग्रेस की मजबूरी भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश कभी कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज हालात ये है कि पार्टी को अपनी राजनीतिक मौजूदगी बनाए रखने के लिए भी सहयोगी की जरूरत पड़ रही है। संगठन कमजोर है, कार्यकर्ता सीमित है और कई जिलों में पार्टी केवल नाम भर की रह गई। ऐसे में समाजवादी पार्टी का साथ कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन जैसा है। अगर ये सहारा भी छूट गया तो उत्तर प्रदेश में पार्टी की हालत और मुश्किल हो सकती है। यानी तस्वीर साफ है, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस राष्ट्रीय पहचान के लिए चाहिए और कांग्रेस को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिंदा रहने के लिए चाहिए। दोनों एक दूसरे पर एहसान जताते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। अब एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है, अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोट आखिर जाएगा कहां? कांग्रेस का मानना है कि उसका एक बड़ा हिस्सा उसके साथ आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी इस आंकलन से सहमत नहीं दिखती। समाजवादी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस की जमीनी ताकत इतनी नहीं बची कि वो बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट अपने पक्ष में खींच सके। अगर कहीं वोटों में बिखराव हुआ भी तो उसका कुछ हिस्सा दूसरे दलों की ओर जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का मुख्य आधार पूरी तरह नहीं टूटेगा। यानी डर कांग्रेस से कम, वोटों के बंटवारे से ज्यादा है। यही से राजनीति का दूसरा अध्याय शुरू होता है। पिछले कुछ सालों में देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। पहले कई दल ये मानकर चलते थे कि अगर मुस्लिम वोट पूरी तरह उनके साथ आ गया तो चुनाव जीतना आसान हो जाएगा, लेकिन हाल के चुनाव ने इस सोच को चुनौती दी है। कई राज्यों में विपक्षी दलों का मुस्लिम समाज का व्यापक समर्थन मिला, फिर भी सत्ता उनके हाथ नहीं आई। इसका कारण केवल एक था, चुनाव केवल एक वर्ग के वोट से नहीं जीते जाते। चुनाव तब जीते जाते हैं जब अलग अलग सामाजिक समूहों का व्यापक समर्थन साथ आए। अगर किसी दल को केवल एक समुदाय का समर्थन मिले और दूसरे बड़े वर्ग उससे दूर चले जाए तो सत्ता का रास्ता कठिन हो जाता है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में केवल मुस्लिम वोट के भरोसे सरकार बनाने का दावा करना पहले जितना आसान नहीं रह गया। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राजनीति अभी भी उसी पुराने समीकरण के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है।
एक तरफ कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा भरोसेमंद चेहरा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मानती है कि उत्तर प्रदेश में यह स्थान अखिलेश यादव का है। यानी दोनों दल जनता के सामने विकास का मॉडल कम और वोट बैंक का दावा ज्यादा पेश कर रहे हैं। अब जरा सीटों की राजनीति समझिए। गठबंधन की बातचीत में सबसे बड़ी लड़ाई विचारधारा की नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई सीटों की होती है। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कौन किस क्षेत्र को छोड़ेगा, किसे मजबूत सीट मिलेगी और किसे समझौता करना पड़ेगा, यही असली संघर्ष है। कांग्रेस चाहती है कि उसे पहले से ज्यादा सीटें मिले ताकि वो उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी का दावा कर सके। समाजवादी चाहती है कि अधिकतर सीटें उसी के खाते में आए क्योंकि उसे लगता है कि जमीनी ताकत उसी के पास है। इसलिए दोनों दल एक दूसरे पर लगातार दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस का संदेश है कि अगर सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं मिली तो हम अलग लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का जवाब है, अगर हम अलग हुए तो नुकसान तुम्हारा ज्यादा होगा। यानी बयान चाहे विचारधारा के नाम पर दिए जाएं, लेकिन असली बातचीत सीटों के कैलकुलेटर पर चल रही है। और यही खींचतान आगे चलकर गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये खींचतान पहली बार नहीं हो रही। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले पर्दे के पीछे होती थी, अब कैमरों के सामने होती है। दोनों दल एक दूसरे को अपना सबसे करीबी सहयोगी भी बताते हैं और सबसे बड़ा राजनीतिक बोझ भी। अगर पिछले चुनावी गठबंधनों का रिकॉर्ड देखें तो समाजवादी पार्टी के लिए तस्वीर बहुत उत्साहजनक नहीं रही। 2017 में कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा गया, नारा दिया गया यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन नतीजे आए तो जनता ने उस नारे को ज्यादा पसंद नहीं किया। सत्ता भाजपा के हाथ में चली गई और समाजवादी पार्टी की सीटें उम्मीद से काफी कम रह गई। उसके बाद 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिलाया गया। तब कहा गया कि यह सामाजिक समीकरण भाजपा को रोक देगा, लेकिन नतीजा क्या निकला? समाजवादी पार्टी जितनी सीटें पहले जीत रही थी लगभग वही की वही रह गई। गठबंधन का जितना राजनीतिक शोर था उतना चुनावी फायदा दिखाई नहीं दिया। यानी गठबंधन का गणित जमीन पर जाकर हर बार सफल हो यह जरूरी नहीं होता। अब 2027 की ओर बढ़ते हैं। इस बार भी संकेत यही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आएंगी, क्योंकि दोनों जानते हैं कि अगर अलग अलग लड़ने का जोखिम उठाया तो बहुत बड़ा रिस्क होगा। लेकिन साथ आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दोनों के कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से एक दूसरे के उम्मीदवार के लिए मेहनत करेंगे। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी के लिए उसी जोश से वोट मांगेगा जिस जोश से अपने उम्मीदवार के लिए मांगता है? और क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरे मन से मैदान में उतरेगा? राजनीति का अनुभव कहता है गठबंधन नेताओं के बीच हो जाता है, लेकिन दिलों का गठबंधन कार्यकर्ताओं के बीच बहुत कम होता है। इसलिए चुनाव में सबसे कठिन काम वोट ट्रांसफर कराना होता है। समाजवादी पार्टी के पास कम से कम अपना एक स्थायी जनाधार है, इसलिए वो कुछ हद तक वोट ट्रांसफर कराने की कोशिश कर सकती है। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर वो ट्रांसफर क्या करेगी। जब संगठन कमजोर हो, कार्यकर्ता सीमित हो और कई इलाकों में पार्टी का प्रभाव नाम मात्र का रह गया हो, तब सहयोगी दल को अतिरिक्त वोट दिलाना आसान नहीं होता। कांग्रेस अधिक से अधिक इतना कर सकती है कि जहां उसके उम्मीदवार नहीं होंगे वहां उसके समर्थक समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। लेकिन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नया वोट बैंक मिलेगा, इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को फायदे का सौदा कम और नुकसान रोकने का तरीका ज्यादा मानती है। यानी उद्देश्य नया वोट जोड़ना नहीं, बल्कि पुराना वोट बचाए रखना है। दरअसल समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका मुस्लिम यादव समीकरण माना जाता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया है, क्योंकि जब किसी दल का जनाधार बहुत सीमित दायरे में सिमट जाता है तब उस आधार में थोड़ी सी दरार भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर मुस्लिम वोट का छोटा सा हिस्सा भी इधर उधर हुआ तो समाजवादी पार्टी की चुनावी स्थिति प्रभावित हो सकती है। यही डर उसे लगातार कांग्रेस के साथ बातचीत की मेज पर बैठाए रखता है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी कम चालाकी नहीं दिखा रही। उसे मालूम है कि समाजवादी पार्टी को उसकी जरूरत है, इसलिए वो ज्यादा सीटों की मांग कर रही, ज्यादा राजनीतिक सम्मान चाहती है और ये संदेश भी देना चाहती है कि गठबंधन बराबरी का होना चाहिए, किसी की दया नहीं। यानी दोनों दल एक दूसरे की मजबूरी को अपनी ताकत बनाकर मोल भाव कर रहे हैं। राजनीति में इसे ही सौदेबाजी कहते हैं। एक कहता है कि हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा नुकसान होगा,
दूसरा कहता है अगर तुम अलग हुए तो तुम्हारा अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। यानी दोनों एक दूसरे को डराने में लगे हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि आखिरकार चुनाव आते आते हाथ मिलाना ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल 2027 का है। क्या केवल मुस्लिम वोट के सहारे कोई दल उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंच सकता है? क्या सिर्फ जातीय समीकरण बनाकर चुनाव जीते जा सकते हैं, या फिर जनता अब विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और व्यापक सामाजिक समर्थन को ज्यादा महत्व देने लगी है? इन सवालों का जवाब चुनावी नतीजे ही देंगे। लेकिन इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज भी अपनी राजनीति का बड़ा हिस्सा उसी पुराने वोट बैंक के इर्द गिर्द घुमाती नजर आती है, जबकि देश की राजनीति लगातार बदल रही है। अगर राजनीति बदल चुकी है लेकिन रणनीति नहीं बदली तो मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल तस्वीर यही है कि गठबंधन होगा, सीटों पर लंबी बातचीत होगी, बयानबाजी भी चलेगी, नाराजगी भी दिखाई जाएगी, लेकिन आखिर में दोनों दल एक दूसरे का हाथ छोड़ने का जोखिम शायद ही उठाए, क्योंकि दोनों जानते हैं अलग अलग लड़ने की कीमत साथ लड़ने की परेशानी से कहीं ज्यादा भारी पड़ सकती है। अब देखना सिर्फ इतना है कि सीटों का यह सौदा किस कीमत पर तय होता है, कौन ज्यादा झुकता है, कौन ज्यादा सीटें हासिल करता है, और सबसे अहम, क्या यह गठबंधन चुनावी मैदान में उतना ही मजबूत साबित होगा जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देता है। इन सभी सवालों का जवाब 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव देगा। तब तक दावे भी चलते रहेंगे, बयान भी आते रहेंगे और दोनों दल एक दूसरे को कमजोर बताते हुए एक दूसरे के साथ चलने की तैयारी भी करते रहेंगे। फिलहाल आपको यह विश्लेषण कैसा लगा और आपके क्या विचार हैं, इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।